हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे ए बेकर फ्रॉम गोवा। इसे लिखा है लूसियो रॉड्रिग्स ने। लूसियो रॉड्रिग्स बहुत ही रिनाउंड राइटर इंडिया के रहे हैं और इस आर्टिकल में, स्टोरी में, ये अपने गांव का, गोवा के गांव का वर्णन करते हैं। गोवा आपको मालूम है पहले पुर्तगाल के अंडर में था, पुर्तगीज लोगों का शासन था। बाद में गोवा भारत का एक राज्य बन गया और आज गोवा भारत का एक संप्रभु राज्य है। इसमें जो गोवा में ट्रेडिशन था वहाँ पे बेकिंग का, जैसे जो पाव होता है, डबल रोटी होती है जिसको हम लोग खाते हैं सुबह के समय, नाश्ते के समय या रात्रि में, ये गोवा में पहले बहुत घर घर में इसका व्यवसाय होता था और ये वहाँ के कल्चर में शामिल हो गया था। इसमें गोवा के गांव में किस तरह से लोग ब्रेड बनाते थे, पाव बनाते थे और किस तरह से गोवा के सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में इसका महत्व है, इस लेसन में रॉड्रिग्स ने बताया है। ये बताते हैं आगे चल के कि जो हमारे सीनियर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो हमेशा अपने पास्ट टाइम की, पुराने समय की बात किया करते हैं और बताते हैं कितने अच्छे पुर्तगाली दिन थे, वे कितने अच्छे पुर्तगाली दिन थे और जो बेकिंग की कला विकसित हुई गोवा में, उसमें उनका क्या योगदान था, पुर्तगालियों का, पुर्तगाल के लोगों का, गोवा के लोग उनसे कैसे सीखे। ये सब चीज़ इस आर्टिकल में ये रॉड्रिग्स साहब बता रहे हैं। पहले जो लोग बेकिंग करते थे, अधिकांश लोग पास अवे हो गए, स्वर्गवासी हो गए, और लेकिन जो भट्टी है, फर्नेस है, उसकी जो अग्नि है वो अब तक बुझी नहीं है। यानी गोवा में अभी भी जो डबल रोटी है, पाव है, उसको बनाने वाले मौजूद हैं। पारंपरिक पाव बनाने वालों के जो लठ होते हैं, जो थब थब और जो छनछनाहट होती है, इसमें इन्होंने ध्वनि शब्दों का यूज़ किया है, छन छन, धब धब। उससे जब ये स्टार्ट होता था तो मालूम हो जाता था कि सुबह हो गई, यानी बेकिंग का काम स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। और जो लोग गोवा में इन सब प्रोफेशन में थे उनको पादेर कहा जाता था। गोवा, लेखक लिखते हैं कि गोवा इनके बचपन में हमारा दोस्त, साथी और मार्गदर्शक होता था, क्योंकि पाव से ही उनकी जिंदगी शुरू होती थी। पाव के बिना कुछ गोवा में होता नहीं था। इसमें पाव को बहुत ज़्यादा लेखक ने महिमा मंडित किया है। इन लिख रहे हैं कि गांव में कम से कम 2 बार आया करता था। एक बार सुबह जब अपनी बेंत की टोकरी लेकर निकलता और फिर दोबारा शाम को वह अपनी बड़ी सी टोकरी खाली करके घर जाता। यानी सुबह सुबह बड़े बड़े बर्तनों में, बड़े बड़े चीज़ों में पाव को भर लेते थे लोग और उसको ले जाके बेचते थे और शाम को सारा बिक जाता था और लोग अपने घर पे आते थे। और लेखक लिख रहे हैं कि हम भी नहीं मानते थे, यानी हम भी ये काम करते थे कि मुंडेर पर चढ़ जाते थे और टोकरी में किसी तरह झांकते थे, उस टोकरी में जो पाव रहता था उसको देखते थे और कुछ अलग सी मीठी खुशबू आती थी पाव के टुकड़े, बड़ों के लिए और छोटे बच्चों के लिए। आपको मालूम है पाव कितना अच्छा लगता है, लेकिन गोवा के पाव की तो बात ही अलग है जो राइटर ने लिखा है। और इसको भी लिखा इन्होंने कि लोग सुबह सुबह जब खाने के लिए होते थे तो लोग कहते थे अपना ब्रश कर लीजिए,
दांत साफ कर लीजिए। तो पुराने गोवन कहते थे कि क्या शेर ने कभी अपने दांत साफ किए हैं। और गर्म चाय आखिरकार सब कुछ अच्छी तरह से धो और साफ कर देगी। तो इसमें स्वच्छता के प्रति थोड़ा सा आग्रहपन नहीं दिखता है, क्योंकि जो गोवन कल्चर है उसमें सभी लोग तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि पहले पाव खाएं इसके बाद ही कुछ करें। वैसे भी अंग्रेज आपको मालूम है बेड पे टी लेते हैं, बेड टी। वो रात को सो के उठते हैं और बेड टी उनको चाहिए, जबकि आपको जानना है कि पहले दांत साफ करके ही हमें कुछ लेना है। फिलहाल गोवा का कल्चर ऐसा रहा होगा कि उसमें लोग रात से सो के उठे और उनको पाव चाहिए। लूसियो रॉड्रिक्स आगे लिखते हैं, जो गांव के बुजुर्ग बता रहे हैं रॉड्रिक्स साहब को गांव के कल्चर के बारे में। जब पुर्तगालियों का शासन था उस समय गोवा में कैसे पाव बनते थे। बता रहे हैं कि विवाह के तोहफे में, यानी जो शादी के जो तोहफे दिए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं, बिना मीठी डबल रोटी, यानी जिसको बोल कहते थे उस समय, बोल कहते हैं, तो जो लोग शादी में जाते थे शादी में तो बोल देते थे लोग, पाव देते थे और इस तरह शादी कंप्लीट होती थी। यानी एक ट्रेडिशन बन गया था, वहां पे ट्रेडिशन था, परंपरा था कि पाव का बोल हम देंगे शादी में। इसी प्रकार कोई भी प्रीति भोज, यानी कोई भी पार्टी या दावत डबल रोटी के बिना अपना मजा खो देते थे। गोवा में कोई भी पार्टी हो, चाहे वेडिंग पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, वहां पे डबल रोटी का या पाव का विशेष महत्व है, उसके बिना पार्टी अधूरी है। घर की स्त्री को अपनी बेटी की सगाई के अवसर पर जब सैंडविच बनाना होता है, केक और बोलिनास, क्रिसमस दूसरे पर्वों पर जरूरी है, तो गांव में पाव बनाने वालों की भट्टी का होना अत्यंत अनिवार्य है। इन सब चीज़ों में पाव की आवश्यकता होती है, ब्रेड की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भी चूंकि गोवा में क्रिश्चियन भी बहुत ज़्यादा थे या अभी भी हैं, इस वजह से भी गोवा में बेकिंग का जो प्रोफेशन है बहुत लोकप्रिय हुआ और अभी भी लोकप्रिय है। एक पाव बनाने वाला या डबल रोटी बेचने वाला उन दिनों यानी पुराने समय में एक अनोखी तरह की पोशाक पहनते थे। जो डबल रोटी बनाते थे या बेचते थे तो एक अलग तरह की पोशाक उनकी थी, ड्रेस थी उनकी। तो वह एक संपूर्ण लंबी फ्रॉक होती थी, फ्रॉक की तरह होता था लंबा सा, जो कि घुटने तक जाता था, वो घुटने तक होता था। अपने बचपन में हम पाव बनाने वालों को एक कमीज और ऐसी पैंट पहने हुए देखते थे जो कि पूरी पतलून की लंबाई से छोटी और निक्कर से लंबी होती थी। आज जो भी कोई ऐसी निक्कर पहने जो घुटनों के नीचे तक पहुंचती हो, उसे ऐसी टिप्पणी मिलती है कि वह पादेर की तरह तैयार हुआ है। तो एक पुराने समय में जो हाफ निक्कर लोग पहनते थे, जैसे कि जो पाव बेचते थे लोग, और आज यदि कोई वैसा पहनता है तो लोग याद करते हैं गोवा में कि पहले ब्रेड बेचने वाले, पाव बेचने वाले ऐसे पादेर पहनते थे। तो कुल मिलाकर ये जो कहानी है, ये बेकर फ्रॉम गोवा लूसियो रॉड्रिक्स ने गोवा में एक विलेज में विलेजर से बातचीत करके उनके भावनाओं को दुनिया के सामने एक्सप्रेस किया है कि किस तरह गोवा में पुर्तगाल का शासन था। पुर्तगाल के शासन की वजह से वहाँ पे पाव का उद्योग, डबल रोटी का उद्योग कैसे विकसित हुआ। वहाँ पे जो पाव के सेलर थे या जो पाव के मेकर थे वे पादेर पहनते थे, हाफ पैंट से जरा सा नीचे फ्रॉक की तरह का ड्रेस था। आज भी कोई यदि वहाँ पे इस तरह का ड्रेस पहने तो लोग कहते हैं तुम तो बिल्कुल पादेर की तरह लग रहे हो, यानी जो पहले डबल रोटी लोग बेचते थे या बनाते थे। तो इस तरह से कुल मिला के इस कहानी को आप पढ़ेंगे, अच्छी कहानी है। ये फर्स्ट पार्ट है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का। अब सेकेंड और थर्ड पार्ट भी आप देखेंगे। वर्ड मीनिंग को आप बुक से और क्वेश्चंस आंसर्स वीडियो डिस्क्रिप्शन से लिखेंगे। हैप्पी लर्निंग।